अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एनटीएस पेपर में जो रिपीट होते हैं वो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारे पास 5th वीडियो है। इसके अंदर भी हम 3 और 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं और उसको समरी जो होती है उसकी वो एक फास्टली उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी एक प्रॉपर जो लेक्चर होता है या उसमें एक एक्सप्लेनेशन होती है वो हम इतनी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हमने उसको कवर करना है। बाकी हमने कोर्स पढ़ रखा है ऑलरेडी, और वो बच्चे जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हमारे अपने कॉलेज से हैं या कह लें कि पंजाब के किसी भी फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड जो भी फार्मेसी टेक्नीशियन के कॉलेजेस हैं, उन सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग खुद भी इसको कह लें कि अच्छे से सुना करें और बाकी बच्चों को साथ भी शेयर किया करें। बाकी आपके पास बुक्स हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपनी बुक्स से, आजकल जिस तरह नेट का कह लें कि दौर है, आप लोग इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। हमारे चैनल से हटके भी और बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। तो ये हमारा कह लें कि कोई बाउंड नहीं है कि आप लोगों को किया गया है कि आपने यही सुननी है सब कुछ। बस ये है कि आप अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको पिक करें और उसको ठीक है फर्दर अपनी मजीद उसके ऊपर कह लें कि स्टडी करें, उसको डिस्क्राइब करें। आज हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही गुजारिश है, आप लोगों ने इस वीडियो को खुद सुनना है, बच्चों के साथ शेयर करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई क्यूरीज हैं आपकी डिस्कशन करने वाली, वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है 16, और गाल्जी अपरेटस और उसके फंक्शंस जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। गाल्जी अपरेटस क्या है, जिसको हम गाल्जी बॉडी इसका नेम भी देते हैं, गाल्जी कम्प्लेक्स का नेम भी देते हैं। कैमिलो गाल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। और ये एक मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज की है, मतलब इसका जो फंक्शन है वो पैकेजिंग एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन। मतलब ये क्या करती है, चीजें बना के उसको पैकिंग करती है, और उसको लाइसोसोम क्या होते हैं ये भी आपको देखेंगे, दिखने को मिलेंगे। ये भी एक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये थैलियां हैं, सैक्स हैं। ये वेसिकल्स के अंदर एक्चुअली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या वो इसके अंदर पैकिंग फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी थैलियां बना के वो उसको ट्रांसफर करती है। ये सेल के अंदर एक फैक्ट्री का एक पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर पैकेजिंग का काम हो रहा है। जो न्यूक्लियस में चीजें बन रही हैं, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, तो यहाँ आके प्रोसेस होती है उसके ऊपर मजीद, और वो पैकेजिंग उसकी ठीक है यहाँ पे कंप्लीट होती है। जैसे कि नीचे डायग्राम दिखाई गई है, डायग्राम के ऊपर अगर फोकस करें तो एक सिस फेज होती है इन कह लें कि ट्यूब्स की, और एक ट्रांस फेज होती है। सिस फेज वो होती है जहां से इसके अंदर वो चीज ठीक है इंटर हो रही है, ट्रांस फेज जहां से ये वहां से बन बन के वो चीजें जो है इससे ट्रांसफर हो रही है, निकल रही है वेसिकल्स की शक्ल में, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है सिंपल सी, इसके ऊपर हम इतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात कर दी है, लाइसोसोम फॉर्मेशन इसमें होती है, और ये सेक्रेटिंग सेल्स बनाते हैं। जिस तरह अभी हम देख रहे थे वेसिकल्स बन बन के उसमें पैकेजिंग हो, वो चीज ट्रांसफर हो रही थी। और जो मेन इसका काम आपने याद रखना है, ये एक तरह का एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह हमारे पास मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे वो बन बन के वो आगे ट्रांसफर होते हैं, पैक होके, प्रोसेस होके, ठीक है। यहाँ पे जब प्रोटीन्स बनती हैं या ठीक है, तो वो अभी फॉर एग्जांपल अभी कंप्लीट कह लें कि वो नॉर्मल नहीं है, तो वो यहीं पे रह के ही नॉर्मल वो कंडीशन में आती है सारा कुछ। नेक्स्ट इसमें देखें, ये मॉडिफाई करती है एन ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड आपने पढ़ रखा है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। एन ओलिगोसैकराइड्स मतलब यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जब बनते हैं, ठीक है, तो उनकी फर्दर मैचुरेशन होती है, मिच्योर होते हैं उनकी साथ कह लें कि एन टर्मिनल्स के ऊपर वो एडिशन होती हैं। तो वो मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है, हम इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सिंपल देखें कि यहाँ पे चीजें जो है मिच्योर होती हैं, ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर रह के, क्योंकि ये ट्यूब्स सारी साख्तें हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फर्दर आगे एक्सपेंड होती हैं, तो जिनको हम गाल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। अपरेटस किसको कहते हैं, काला को। तो इसी तरह सेल के साइटोप्लाज्म में ये एक अपरेटस है जिसके अंदर ये पैकेजिंग का और लाइसोसोम फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट तरह। और
दिस इज द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तो ये आप सिंपल इसकी 3-4 इसके फंक्शन याद रख लें, बाकी इस पे इतना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट भी करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, जो हमारा सिंपल ब्लड प्रेशर का आपने टॉपिक सुना हो, उसी को हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो ये है, ब्लड प्रेशर हम उस चीज को बोलते हैं, ऐसा प्रेशर, ठीक है, जो ब्लड डालता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, किसके ऊपर, खून की नालियों के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर से जो ब्लड है वो उसकी दीवारों पे जो प्रेशर डालता है वही ब्लड प्रेशर है, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर होता है हम इसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, क्या चीज, ब्लड फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ सिस्टमैटिक आर्टरीज, ठीक है, जो हमारे सिस्टम की जो आर्टरीज हैं, खून की नालियां हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, क्योंकि आर्टरीज वो खून की नालियां हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये हार्ट से कह लें कि एओर्टा के बाद स्टार्ट होती हैं और ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती हैं। कुछ आर्टरी ऐसी भी हैं जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी, उसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये अब इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट होने लगी हैं, इसको गौर से देखना भी है, सुनना भी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो आप लोगों को अगर मैं सिंपल बताने की कोशिश करूं तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो जब वेंट्रिकल्स उकड़ते हैं, व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कंट्रैक्टेड, ठीक है, ऐसे समझ लें, तो वेंट्रिकल्स जब सुकड़ते हैं तो और वो फिर जोर से ब्लड को प्रेशर से एओर्टा की तरफ, ठीक है, पंप करते हैं, तो उस वक्त जो ब्लड का जो प्रेशर है जो वॉल्स पे लग रहा होता है, आप उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोल रहे हैं, जिसको हम वैसे लैंग्वेज में बोलते हैं, जब भी हम बीपी चेक करते हैं तो हम बोल रहे थे ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यही होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है जो एक्सर्ट होता है ब्लड का, ब्लड के जरिए किस पे, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, खून की नालियों के ऊपर, विच डेवलप एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स उकड़ते हैं तो तब ये एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, पैदा होता है, और खून की नालियों पे दबाव आता है उसकी वजह से, और वो होता है 120। ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट जिस तरह हमारी एज है, तो हम कह सकते हैं हमारा ऊपर वाला जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो उतना रहना चाहिए। जैसे एज बढ़ती चली जाएगी तो सिस्टोलिक प्रेशर आप 125 130 नॉर्मली कंसीडर होगा, इसमें कोई तरह कहने की दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है ये ऐसे समझ लें जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, ऐसे समझ ले जब वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स होने लगती है, मतलब ये वो दरमियान का प्रेशर होता है। जो वैसे भी आप जब स्फेग्मोमोनोमीटर को जो पहले के आर्म्स के ऊपर लगा के आप पंप कर रहे होते हो, और वहां से आप वो जो साउंड है वो स्टेथोस्कोप से सुन रहे होते हो, या हाथ रख के पल्प उसको फील कर रहे होते हो, तो वो जब वो रुक जाती है वो साउंड या वो प्रेशर, तो वो उस वक्त जो होता है वो सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक प्रेशर, तो ये मिनिमम प्रेशर होता है जो एक्सर्ट होता है ब्लड का के जरिए ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, सुकड़ना बंद करते हैं। ये 80 नॉर्मल है, ठीक है, 75 भी लिखा हुआ बुक्स में मिल जाता है, 80 भी, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो एज के हिसाब से वेरी करेगा, ये याद रखिएगा। अब इसी चीज को माइंड में रखना है, हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ब्लड प्रेशर मैयर करते कैसे हैं, ब्लड प्रेशर इज मैयर्ड क्लिनिकली, क्लिनिक पे मैयर करने के लिए इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्फेग्मोमैनोमीटर चाहिए, ठीक है। और वो जो कह ले के उसके पंप जिसके साथ नहीं होता वो उसको स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, और साथ में कह ले के जो मीटर है वो मर्करी कंटेनिंग या एंड्रॉइड टाइप होता है। एडवाइस द पेशेंट टू, ये 2 तरह के एंड्रॉइड मतलब आजकल जिस तरह वो डिजिटल टाइप जिस तरह की है। एडवाइस द पेशेंट फॉर रेस्ट एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। देखिए आपने जब चेक करना है तो पेशेंट को 10-15 मिनट, ठीक है, रिलैक्स करके फिर चेक करना है। पेशेंट शुड बी सिटिंग एंड लाइंग पोजिशन, बैठा होना चाहिए या लेटा हुआ होना चाहिए। देयर आर 2 मेथड, 2 तरीके हमारे पास ब्लड को चेक करने के। अब नेम लिखे हुए, एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं सिंपल बता दूंगा। एक है पल्पेटरी मेथड, एक है अस्कल्टेटरी मेथड। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जब भी पल्पेटरी मेथड का बात आएगी, आपने कुछ देखा होगा हमारे गांव में या देहातों में या सिटी में, उनके पास स्टेथोस्कोप नहीं होती कुछ, ठीक है, डॉक्टर्स के पास जो ब्लड आपका बीपी चेक कर रहे होते हैं, वो जस्ट फेग्मोमोनोमीटर लगाएंगे और पंप करेंगे, और उसके बाद वो मीटर के ऊपर नजर रखेंगे, ठीक है, उस निडल के ऊपर, और साथ में वो अपना हैंड जो है वो आपकी रिस्ट के ऊपर जो आर्टरी है उसके ऊपर रखते हैं।
तो वो साथ में स्टेथोस्कोप नहीं होती, बट अपनी जो हैंड की फिंगर की जो टिप्स हैं इनका इस्तेमाल करके वो वहां से पल्प को चेक कर रहे होते हैं आर्टरी के ऊपर। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको पल्पेटरी मेथड। पास स्कल्टेटरी मेथड में क्या होता है, आपको स्टेथोस्कोप होती है, आप ठीक है स्पेग्मोमोनोमीटर भी लगाते हो, स्टेथोस्कोप से वो साउंड सुनते हो, ठीक है, तो ये स्कल्टेटरी मेथड होता है। तो आजकल तो हमारे पास वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल ही होता है, जस्ट वो सिंपल नीडल को ही देख लेते हैं कि जहाँ पे वो थोड़ा सा ठीक है झटका ले रही होती है ऊपर और नीचे, हम उसी से भी आइडिया लगा सकते हैं जी। अब इसमें है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर को वेरी करती है, चेंज करती है? तो देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को वेरी करती हैं। डायोनल डायोनल वेरिएशन मतलब डे टाइम में कहता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है लो होता है, लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है अर्ली इन द मॉर्निंग बट हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। इसके भी रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, आप डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन देखें आप लोग जब सोए हुए होते हैं तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, उस चीज से रिलेटेड यहाँ बात करनी है कि जब आप रिलैक्स होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट बीट और ठीक है बॉडी जो होता है वो कोई फाइट फ्लाइट कंडीशंस में नहीं होता, तो इसलिए फिर हार्ट बीट जो है वो कम रहती है और सारा कुछ, तो इसलिए बीपी कम रहता है, ठीक है। जब आफ्टरनून जब आप खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी जो है फाइट फ्लाइट कंडीशन के लिए स्टार्ट होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, ठीक है। तो उस वजह से फिर डे आफ्टरनून जो है बीपी ज्यादा आता है, ये याद रखें। देखिए मतलब डायरनल ने टाइम बता दिया, इस टाइम ये टाइम भी वेरी करता है, ब्लड प्रेशर को चेंज करता है, एज भी चेंज करती है, ठीक है। मैं बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेप्थ जाने की कोशिश नहीं कर रहा, ताकि आप लोग इजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि अब की फार्मेसी टेक्नीशियन मैट्रिक बेस पे होती है। हम इसमें डेप्थ में यहाँ वीडियो के ऊपर बैठ के उसको डिस्कशन करेंगे तो समझ नहीं है। हाँ, क्लास में एक फिजिकली जो इन्वायरमेंट होता है उसका जो होता है अलग ही एक इरा, ठीक है, तो वो समझ आती है। एज, ब्लड प्रेशर राइज विद एज, ये भी याद रखना है, क्योंकि वो उनकी नालियों के अंदर जो स्पेस है वो कम हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल हार्ड हो रही होती है, तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ रहा होता है। सिस्टोलिक प्रेशर एट डिफरेंट एजेस, तो सिस्टोलिक प्रेशर उन्होंने मुख्तलिफ एज में बताया, जो ऊपर वाला प्रेशर होता है जब वो वेंट्रिकल के कंट्रक्शन से आता है, तो इनफेंसी मतलब बच्चा जब 1 साल तक रहता है तो उसका इतना सिस्टोलिक प्रेशर, चाइल्डहुड में इतना, अडल्ट में इतना, अर्ली ठीक है एल्डर स्टेज में इतना। तो ये स्टेजेस याद रखनी है, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के नाम है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसका नेम चेंज किया जाए, ठीक है। प्ले एज होती है जब चिल्ड्रन होते हैं, फिर अडल्ट, जिस तरह हम एज में है ना, ठीक है, ऐसे समझ लें 25 से अबव 35 तक रेंज रख ले तो वो अडल्ट एज में आते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है ठीक है उसको मेजर करने के लिए ये यूनिट भी याद रखिएगा, मिलीमीटर मरकरी के। नेक्स्ट है जो जेंस होता है, जेंडर जो होता है उसके हिसाब से बीपी चेंज रहता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बिफोर द अकरेंस ऑफ मेनोपॉज, ये फीमेल के अंदर बात कर रहे हैं, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और मंथली हर मंथ में एग रिलीज होना था 14 डेज को, तो उसको वो जो जिनको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी बोलते हैं या उसको पीरियड्स बोलते हैं, तो ये यहाँ मेनोपॉज लिखा है, मतलब जब 40 या 35 की एज के ऊपर जाके फीमेल्स के जो पीरियड्स जो है स्टॉप हो जाते हैं, एग पीछे से खत्म हो जाते हैं, वो मेनोपॉज, ठीक है, जब पांचपन आता है तो उस वक्त बोल रहा है बिफोर मेनोपॉज, अभी मेनोपॉज नहीं आया उस फीमेल में। ऐसी फीमेल्स के अंदर जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर रहता है वो लो होता है मेल की निस्बत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब वो मेनोपॉज में चली जाती हैं फीमेल्स 40 से अबव, जब उनकी एग प्रोडक्शन रुक जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाते हैं, तब उन्हीं फीमेल्स का बीपी जो होता है वो सेम एज के उसी बंदे से मेल से ज्यादा होता है। रीजन क्या है? एस्ट्रोजन लेवल ही है, खासतौर पे जो मेन पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है ये बीपी को कंट्रोल रखता है उनके अंदर, ठीक है। मेनोपॉज से पहले जो एस्ट्रोजन लेवल हाई रहता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी करवाता है, वेजोडाइलेशन काज करता है, ठीक है, बीपी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। उसके बाद है बॉडी बिल्ड, जितनी ज्यादा बॉडी होती है उसमें बीपी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जितनी बॉडी उतना ज्यादा ब्लड चाहिए, उतना हार्ट जो है ट्राई ज्यादा करता है ब्लड को भेजने के, ये वो सारा कुछ, तो इसलिए मोटापा जो होता है जो ओबेस पर्सन होता है उसमें बीपी ज्यादा रहता है, ठीक है। ओबेस पर्सन है, बहुत सारे और भी रीजन है, बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। स्लीप जो है, स्लीपिंग में हमने देखा स्लीप एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन,
स्लीपिंग में रेस्ट कंडीशन होती है, वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक वाली बात लाएंगे माइंड में। तो इस बार रेस्ट कंडीशन में होता है तो बॉडी के अंदर फिर ज्यादा हार्ट को इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं, ना ही हार्ट पंप करते हैं, तो उस वक्त प्रेशर लो रहता है स्लीप में। एक्सरसाइज में अगर आप लाइट सी एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग वगैरह, तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट डिक्रीज डायसिस्टोलिक प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्लो एक्सरसाइज के बाद चेक करवाओगे अपना बीपी तो सिस्टोलिक ज्यादा आएगा और डायसिस्टोलिक थोड़ा लो आएगा। नेक्स्ट वीक एक्सरसाइज करके आए तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका मे राइज टू 180 mm जी, मतलब अगर भाग के आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त क्या होता है, आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट कंडीशन आ जाती है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी पहले की ज्यादा बीपी की जरूरत होती है, हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, आपके साथ में ब्रीदिंग रेट बढ़ी हुई होती है, डेफिनेटली उस वक्त बीपी जो है वो ज्यादा आता है। नेक्स्ट है पोस्चर। हाँ, बॉडी के पोस्चर, आप बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हुए हैं, उसमें भी ब्लड वेरी करता है। स्टैंडिंग पोजीशन में आपका सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि आप खड़े होते हैं उस वक्त ग्रेविटी बड़ा आपकी लेग्स की तरफ पुश कर रही होती है, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली पीछे से हार्ट जो होता है वो ज्यादा, ठीक है, वर्किंग कर रहा हो। तो ये बातें बहुत सारी, तो मैं सिंपल सिंपल आप लोगों को टच दे रहा हूँ कि आप लोग इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं। बाकी आप लोग एक एक पॉइंट को, आजकल नेट है, आप उस पर रखें, आप उसकी जितनी मर्जी डिटेल लें, ठीक है। हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो मैं शॉर्टकट ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक्साइटमेंट एंड इमोशंस। तो उस वक्त भी बीपी आप जब इंक्रीज कर देता है, वही सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। आफ्टर डाइजेशन फूड, तो आपका ऑटोमेटिकली जब आफ्टर डाइजेशन फूड होता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, थोड़ा सा राइज करेगा, बढ़ेगा। तो होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। आई थिंक लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो गई है, तो यहाँ तक एनफ है आज के लिए। तो आप लोगों ने जुड़े रहना है साथ में, जितने भी वीडियो अच्छे से सुने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी डिस्कशन होती है, क्यूरीज होती है, अपने मेरे साथ शेयर किया करें, ठीक है। और स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।